So, hello and welcome to each and everyone. I welcome you all to the beautiful channel that is named as Crystal All. आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल क्रिस्टल ऑल पर। और आज हम आपके साथ फिर केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू हुई तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो सबसे पहले डॉबरनियर ट्राइड्स ने ट्राई किया था। ठीक है ना। फिर उनके ट्राइड्स फेल हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़े और हम लोग वहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पास आ गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वहाँ से हम आगे बढ़े तो हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, जहाँ पर डो रे मी फा सो ला टी डो, मतलब जो 7 सरगम होती हैं उन्हीं के हिसाब से, जैसे 8वां सरगम पहले वाले से मैच करता है, इसी प्रकार एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मासेस के क्रम में अरेंज करने पर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से सिमिलर मिल रही थी। तो डॉबरनियर के बाद डॉबरनियर ट्राइड्स के बाद न्यूलैंड्स आ गए। और न्यूलैंड्स के बाद फिर अगेन न्यूलैंड्स फेल क्यों हुए थे? क्योंकि न्यूलैंड्स का जो ये लॉ था वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पास अगला ट्रायल जो किया वो किसने किया? दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने। उसके बाद फिर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जहाँ पर हमने कहा the physical and chemical properties of elements are periodic function of their increasing atomic masses। तो दरअसल मेंडलीफ ने किसको तवज्जो दिया था? एटॉमिक मासेस को। बट अगेन उसमें भी ड्रॉबैक्स निकलते चले गए। और फिर मेंडलीफ के बाद जो अगली टेबल आई वो थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही सबसे बड़ा रोल है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड इट वॉज गिवन बाय हेनरी मॉसले। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना साइंस गुरु और हम आइए यहाँ से शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको कहूँगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आप अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर बैठे तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और हो पाएगी इन क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? किसी भी एटम को आयन बनाना। समझिए ज़रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए, वो होता है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझें। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सर जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाओगे तो आपका क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस से दूरी उस इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए कैल्शियम की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो बेरिलियम और मैग्नीशियम की तुलना में सबसे कम होगा। यस सर। और कैल्शियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम से ज़्यादा आप देखेंगे तो बेरिलियम का। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन। अगर आपको लगे सर बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, आप सीरीज़ इनकी चेक करके आप देखेंगे आपको यहाँ पर प्रॉपर सीरीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखें लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर आपके पास कि पोटेशियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा दे दिया। इस हिसाब से ये गलत हो गया। समझ रहे हैं? अगेन आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आप यहाँ पर देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब न्यूक्लियस और अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी घटेगी तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए था। अगेन यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, इसको कम दिखा दिया गया। इसी प्रकार जब आप इन सबको रख रख कर देखेंगे तो आपको अपने आप आपका नॉलेज आंसर दे देगा कि न्यूक्लियस से, ध्यान से सुनिएगा, आप इस बात को इस ऐसे याद रख सकते हैं सर कि आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये क्या है? ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है फॉर द एलिमेंट सोडियम, रुबीडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ध्यान से समझें, आपने इस चीज़ को 100% पढ़ा हुआ होगा कि जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। आइए ज़रा इसको ज़रा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हम पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने कर दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, आपको ध्यान होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है सोडियम और पोटेशियम, ध्यान से देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ध्यान से देखिए बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, यहाँ पर ये लोग तो एक ही सीरीज में आ गए, है ना, टॉप से बॉटम आने पर। और टॉप से बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, मतलब सोडियम सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन? पोटेशियम, उससे बड़ा कौन? रुबीडियम। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। और टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज कैसा हो जाता है बेटा? टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। इस हिसाब से आपका मैग्नीशियम छोटा हुआ तो यहाँ पर आगे मैग्नीशियम आ गया। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सेट हो रहा है। यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सेट हो रहा है। आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझें। यहाँ पर कहा जा रहा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और आई थिंक ये ऑक्सीजन है, जी हाँ, क्यू बन गया, कॉमा की जगह पे क्यू बन गया, जी हाँ, ऑक्सीजन। ओके, ठीक है सर। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक साइज कैसा हो जाता है बेटा? एटॉमिक साइज तो हमारे पास छोटा हो जाता है। और अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपसे बताया था वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। सो आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद यहाँ पर बोरॉन, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जा रहा है ना, और फिर बेरिलियम का। ये बात आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस सर, ओके। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान से देखनी होगी। क्या देखनी होगी? ज़रा इस चीज़ को ऑब्जर्व करें आप। आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन इनर्ट नेचर का है। या अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देख लें आपको मिलेगा 7, 1s2, 2s2 और आप देखेंगे 2p3। आपको यहाँ पर क्या मिल गया? 2p3। और आपने पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्टेबल होते हैं। समझ पा रहे हैं? इसी वजह से इस नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा नहीं, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये नाइट्रोजन आ गया इसके पीछे। आई होप आपको मेरा ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। वहीं दूसरी ओर, ये तो हमने पहले जर्नल ट्रेंड बनाया था, है ना। वहीं अगर आप आ जाओ बेरिलियम की तरफ तो वहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलने की वजह से इसी तरीके से ये भी पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से बोरॉन आगे आ गया, तो बोरॉन आगे आ गया, उसके बाद बेरिलियम आ गया। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ पा रहे हैं ये चीज़? ओके, तो अगर हम यहाँ पर आ गए तो हमने देखा कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सूट करेगा। हमारे लिए सूट करने वाला है
ए वाला ऑप्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर नाइट्रोजन पीछे इसलिए गया था क्योंकि उसके पास भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर आप बेरिलियम का करेंगे उसके पास भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है, ओके। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके पास 2s2 वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अगेन हमारे पास फिर से हमारे पास कुछ स्पेशल है ना। आइए जरा ध्यान दिया जाए, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। फिर से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, हमने वहां पर कह दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और आपने पढ़ा होगा हीना लीना ने की रब से फरियाद, फ्रांशियम भी होता है, पर फ्रांशियम यहाँ रेडियो एक्टिव है और यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सर अगेन टॉप से बॉटम आने पर आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको यहाँ पर Na भी मिल रहा है, आपको Rb भी मिल रहा है और Cs भी मिल रहा है। सर टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और अगर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ये सॉरी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। इस हिसाब से सबसे कम हो जाना चाहिए Cs का, उससे ज़्यादा Rb का, उससे ज़्यादा सोडियम का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सेट हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, कोई चीज़ जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा, और कोई चीज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा साइज में बड़ा हो जाएगा। एक बार सोच कर देखें कि मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई गेम की तरीके से इसको सोच कर देखते हैं। यहाँ पर बेटा समझते हैं कि चलिए यहाँ पर हमने कहा 5 लोग यहाँ पर हाथ में हाथ पकड़कर गेम खेल रहे थे। अब आप ध्यान से समझिए, अगर इसमें 5 बच्चे और आ जाएं, ध्यान सुनिएगा, एक एग्जाम्पल बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें 5 बच्चे और आ जाएं तो क्या होगा, इसका सर्कल और बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। इस तरीके से अगर ये हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं तो ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा। बेसिकली ये एक ऐसा तरीका है इसको याद रखने के लिए आपके लिए, कि अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो उतना बड़ा उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। और इसी का उल्टा सोच के देखिए, यहाँ पर अभी देखिए सर ने पहले 5 लोग बनाए थे, इन 5 में से क्या करिए 2 लोगों को हटा दीजिए, तो क्या इनका गोला छोटा नहीं हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर इनका गोला छोटा हो जाएगा ना, है कि नहीं, यहाँ पर इनका गोला छोटा हो जाएगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा अगर इनके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अगर कोई एटॉमिक स्पीशीज जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास है F-, उससे बड़ा है O2-, क्योंकि उसके ऊपर 2 चार्ज, और उससे बड़ा भी है आपके पास N3-। और ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब ये सब लोग कैसे हों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। कैसे हो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो। जैसे आप जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस का मतलब ही एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और इलेक्ट्रॉन आगे हो गए 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 3 और आगे हो गए बेटा 10। तो आप देख सकते हैं सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, और इस हिसाब से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके लिए बी ऑप्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट कंटेनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करना कुछ बस इतना सा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। आइए ज़रा ध्यान से देखा जाए, हम आपके पास ये जो पहला दिया गया ये C2 है, C2 तो कार्बन के पास आपके पास पता होगा, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 का दुगना तो कितना हो गया 12, और 2 आगे तो हो गया 14। आगे आ जाइए,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 9 आपके पास 7 और 8 आपके पास हो गया 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आपके पास हो गया 14। फिर हमने कहा Cn, कार्बन के पास होता है 6, नाइट्रोजन के पास होता है 7, 7 6 13 और माइनस लग गया तो एक और आ गया, हो गया 14। ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास लिखा है O2 2 प्लस, ऑक्सीजन के एक के पास होता है 8, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 चले गए क्योंकि +2 चार्ज है तो हो गया 14। इस हिसाब से आप देख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मांगा जाए तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सब के सब लोग कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर कौन है सबसे ज़्यादा, कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो एलिमेंट फ्लोरीन के जितना ज़्यादा करीब होगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए is 1.20 and 4.0 respectively. The percentage of ionic character of A to 2 bond is, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की गई है। सबसे पहले हम जान लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। किसका है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। और वो कैरेक्टर क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज 16 EA, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। आइए इसमें वैल्यूज हम पुट कर दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16 और यहाँ पर ब्रैकेट में 4 में से 1.2 को माइनस करिए प्लस 3.5, इसमें से 4 माइनस 1.2 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज 72.24%। इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पता हो। यहाँ पर आपके पास जो आपका ये आयनिक कैरेक्टर वाला जो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान हो, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू और इसलिए आपको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए यहाँ से आगे बढ़ा जाए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा ध्यान से समझें, यहाँ पर फर्स्ट के बारे में बात नहीं किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब 2- बनाने में। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। अगर हम एक एक चीज़ को हम समझते चलें, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4। ज़रा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, अगर आपने इसको ऑक्सीजन को यहाँ में से आपने O+ बनाया, कैसे बनाया, तो आपका जो आपने लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, ये बना 1s2, 2s2 और यहाँ से आ गया 2p3। आप देख पा रहे हैं, जैसे आपने देखा सर इसके पास 2p3 आ गया, मतलब इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। आप समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी IE1 और यहाँ पर क्या होगा IE2। तो इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इसी वजह से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप इस सीरीज़ में रख के देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ये आपको सबसे ज़्यादा सही मिलेगा
और इस तरीके से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप बाकी एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें और उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आप उनके बारे में भी आप चेक करें तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज K प्लस S2 माइनस Cl माइनस 1 एंड Ca प्लस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस चीज़ का चार्ज जितना पॉजिटिव होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी और नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर S सल्फर जिसके ऊपर -2 चार्ज मैंने बताया था, ये ट्रिक किसके लिए? केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही मान्य है। तो S2 माइनस सबसे बड़ा, उससे छोटा Cl माइनस, उससे छोटा आपके पास K प्लस और सबसे छोटा आपके पास मिल जाएगा Ca प्लस 2। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसका साइज उतना ज़्यादा ही बड़ा होता जाएगा। इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ f माइनस o d माइनस 2 आर इन द ऑर्डर। ओके, दिस इज नॉट d2 माइनस, आई थिंक इट इज o2 माइनस, o2 माइनस, यस o2 माइनस, यस। तो बिल्कुल अब आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो चीज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी उसका चार्ज उतना ज़्यादा। तो O2 माइनस सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा आपके पास कौन हो जाएगा? F माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बड़ा होगा कि फ्लोरीन बड़ा होगा? तो डेफिनेटली आप समझते हैं कि यहाँ पर कौन बड़ा होगा? ऑक्सीजन बड़ा होगा और फ्लोरीन छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपके लिए करेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसा कि मैंने आपके थोड़ी देर पहले इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या करना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं और जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा, और अगर कोई माइनस चार्ज हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आप बढ़ा दीजिएगा। सो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसका आंसर एक बार सोचिए, ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा और मैं तरीका आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू द। मैंने आपको पहले भी स्लाइड के शुरू होते ही, क्लास के शुरू होते ही मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर रिलाई करता है? तो वो रिलाई करता है एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर रिलाई करता है? एटॉमिक मासेस के ऊपर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द आयंस O2 प्लस F minus Na plus Mg plus 2 and Al plus 3 are isoelectronic. Their ionic radii show. मैंने आपको समझाया था, ये अगर कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको मिल जाए तो आप समझते हैं कि जहाँ पर जो भी आपका नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एंड दिस इज O2 माइनस, दिस इज O2 माइनस देन F माइनस, तभी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो पाएगा। अगर O2 प्लस हुआ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो पाएगा। तो हमने बताया था कि O2 माइनस से Al प्लस 3 तक जाने में अपने आप एटॉमिक रेडियस में क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस क्या दिखेगा? एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज दिखेगा एटॉमिक रेडियस में। आई होप मेरी बात आप समझ पाए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज N-3 O2 माइनस एंड F माइनस। आप थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा दें आप समझ पाएंगे, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि अगर N-3 है तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, मतलब एक घटते क्रम में होना चाहिए। और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर यही सी ऑप्शन है जो एक प्रॉपर घटते क्रम में जा रहा है। आइए यहाँ से आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The set representing which of the following the correct order of
फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब यहाँ पर देखा जाए कि कौन जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा होगा। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, जिस चीज़ का रेडियस, ध्यान से समझिएगा, जिस चीज़ का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा उनका एटॉमिक रेडियस, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यस सर। तो आइए इस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्व किया जाए। ओके, इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सबसे जो है आपके पास एक अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई एक प्रॉपर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिले, तभी यहाँ पर बात आपकी बन सकती है। तो अगर कहा जाए करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है N3 माइनस Na प्लस F माइनस, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, Na प्लस। यस सर। तो एटॉमिक रेडियस इसका सबसे छोटा होगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए इस तरीके से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर इसका यही होगा, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए यहाँ से आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन होगा, बेरिलियम। क्यों सर, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि सर ऑलरेडी इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s2 है आपके पास और 2s2 है। तो जब यहाँ पर फुल फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही क्यों चाहेगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, ये मानेगा नहीं और ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। ओके, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एंटी पेनिउल्टिमेट शेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में छोड़कर अंदर वाली शेल में आ रहा है, समझिएगा, बाहर वाली शेल छोड़कर अंदर वाली शेल में आ रहा है तो वो पक्का डी ब्लॉक एलिमेंट है, और बाहर वाली छोड़कर उसका फर्स्ट वाली भी छोड़कर, मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड वाली अंदर में एंट्री मार रहा है, तो फिर बेटा वो चीज़ क्या है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ एंटी पेनिउल्टिमेट शेल की बात हो ही रही है, तो एंटी पेनिउल्टिमेट शेल का मतलब ये अंदर वाली, तो वो कौन सी बेटा, वो है आपके लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 14 एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे हुए हैं वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइए ज़रा यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया जाए। कार्बन के पास, आपके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। हाइड्रोजन के पास ये है CH3+, ये है CH3+, तो कार्बन के पास आपके पास 6 हो गए, 6 3 9 हो गए, 9 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 9 में से एक चला गया, 8 हो गया। पानी के पास H3O+, हाइड्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के पास 8, 8 9 10 11 और एक निकल गया, तो ये हो गया आपके पास 10। नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास 1, 7 3 10 हो गया। अगेन कार्बन के पास ये है आपका CH3-, ये क्या है, CH3-, तो आपके पास कार्बन पास 6, हाइड्रोजन पास 3, 6 3 9 और एक 10, तो यहाँ पर आपके पास 10 हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए आपके पास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ये आंसर आपके लिए सही हो गया। आई होप आपको मेरी ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का ये नाम किसने दिया था, ये मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ की यही तो पीरियोडिक टेबल की खास बात थी कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस दिया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता दिया था। यस, तो ये आपके लिए कौन थे, एका एल्यूमिनियम आपके लिए गैलियम था और एका सिलिकॉन जो था वो जर्मेनियम था। एका एल्यूमिनियम क्या था एक्चुअली, वो गैलियम था, गैलियम, और एका सिलिकॉन जो था वो बाद में जाकर जर्मेनियम साबित हुआ। इस हिसाब से आपका यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो और आपको हमारी इन क्लासेस से
बेनिफिट हो रहा होगा एंड डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन दैट दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो वंस अगेन आप सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू ऑल. अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर योर CUET एग्ज़ाम विद अस. लगे रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर अगेन जिसका नाम है क्रिस्टल ऑल. हमारे पेड बैचेस अभी भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन है और आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच. आप सभी लोग के लिए मोस्ट वेलकम. हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे साथ कनेक्ट बनाएं और अपनी प्रिपरेशन को एक जोरदार उड़ान दें. थैंक यू वन एंड ऑल. मिलते हैं अगले लेक्चर में. गुड बाय एवरीवन.